नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बंसल न्यूज की इस खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। साथ ही छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब भी देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ इटारसी से उत्कर्ष मालवीय मौजूद है, जो नालंदा स्कूल इटारसी में गणित के शिक्षक है, और इसके साथ ही उनके साथ मौजूद है आदित्य सिंह राठौर, जो नालंदा स्कूल के छात्र हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। उत्कर्ष, आदित्य, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिक्षक से ही शुरुआत की जाए। उत्कर्ष जी, आपसे पहला सवाल मेरा यह है कि नालंदा स्कूल में आप मैथ्स पढ़ाते हैं, गणित के आप शिक्षक हैं, तो सबसे पहले आप अपने स्कूल के बारे में ही बताइए। सर, ये भी बताइएगा कि आपके स्कूल में मैथ्स स्ट्रीम के कितने छात्र पढ़ते हैं इस वक्त। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बंसल न्यूज़ का, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का। और मैं अब आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। जी, नालंदा मॉडल स्कूल इटारसी एसबीएनसी शिक्षण समिति द्वारा संचालित स्कूल है, और यहाँ डायरेक्टर्स हैं मिस्टर उमेश चौकसे जी एवं मिस्टर अजय चौकसे जी। और विगत 22 सालों से, ये 2000 में स्थापित हुआ था स्कूल। जैसे कि बंसल ग्रुप का भी मैंने पढ़ा था अभी ऑनलाइन, जो कि 2000 में स्थापित किया गया है। 2000 में स्थापित किया गया, सन 2000 में जो स्थापित किया है स्कूल, 22 वर्षों से हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है हमने, और हमारे शहर में काफ़ी बड़ा नाम हो चुका है अब नालंदा मॉडल स्कूल। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, म्यूज़िक या अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, इन क्षेत्रों में अगर आप आगे देखा जाए तो अब आपको जो इटारसी शहर है उसमें इस नालंदा स्कूल का नाम सबसे पहले सुनने को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों ने अचीवमेंट हासिल किए हैं, हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी शहर में प्रभावित कर रहे हैं, और हम कंटिन्यूसली काफ़ी सारे ईयर्स से बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर बार टॉपर्स को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी शिक्षा नीति है एक्चुअली में, ये केवल बच्चों को रटवाना नहीं है कि भाई नॉलेज क्या होता है, भाई बुक में क्या दिया हुआ है, कि प्रैक्टिकली ये कैसे एप्लीकेबल होगा। हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे सीसी जो पैटर्न होता है हम इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही मतलब कैटेगरी या क्वालिटीज़ के नहीं होते हैं। जिनके पास कि भाई आप देखें कि पर्टिकुलर कोई मैथ साइंस का स्टूडेंट है तो वो एक ही जैसे आईक्यू लेवल पे होगा। हर बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो टीचर्स हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, और पर स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डिस्कशन करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी बेटर रहता है, और इसीलिए आज हम जो बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करने में सबसे आगे हैं। जी, थैंक यू। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात आपने उत्कर्ष ये कही है कि रट्टा करवाने में कम से कम आपके स्कूल के टीचर जो है वो कहीं ना कहीं से भरोसा नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखते हैं ज़्यादातर हम छात्रों को कि आपने रट लिया, आप पास हो गए, वो बहुत उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अच्छे मार्क्स लाना है इसलिए रटना है। लेकिन रटना ज़रूरी नहीं होता। आप समझ के आगे बढ़िए, आप उसको समझिए, आपके सब्जेक्ट को समझिए, तभी आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर पाएंगे। आदित्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य जी, देखिए आपके टीचर ने तो स्कूल के बारे में बता दिया, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप अपने स्कूल के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह की फैसिलिटीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए आप वहां पर जाते हैं, एजुकेशन, कितना फोकस किया जाता है आपके शिक्षक की ओर से उस पर। स्टाफ और प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सब ने मेरी बहुत मदद की है मेरे करियर से के रिक्वायर्ड। मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो। मैंने नेशनल लेवल में सेस्टोबॉल खेला हुआ है, और मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। मेरे डाउट्स डेली सॉल्व हो जाते हैं। मुझे जो भी क्वेरीज़ रहती हैं मेरे सिलेबस से रिक्वायर्ड या मेरे कोई भी सब्जेक्ट से रिक्वायर्ड, वो मैं रोज़ सॉल्व करवा लेता हूँ। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं स्टूडेंट्स को लेके, हर स्टूडेंट पे वो बराबर ध्यान देते हैं, जिससे हर बच्चा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करता है। बिल्कुल उत्कर्ष जी,
आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि जाहिर तौर पर नालंदा पब्लिक स्कूल जो कि इतना बड़ा नाम है इटारसी का, जैसा कि आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर संचालित हो रहा है, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हर एक छात्र पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपके स्कूल में कैसे हर एक स्टूडेंट पर फोकस किया जाता है। सारे बच्चे बराबर नहीं होते, कुछ कमज़ोर भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, तो कैसे कमज़ोर बच्चों को आप लोग ध्यान देते हैं, उन पर कैसे उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाता है सर? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब बुक सेंटर्ड नहीं है। पहले के जो टाइम पे होता था कि टीचर सेंटर्ड और बुक सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता था, जहाँ पर बेसिकली जो मोटिव रहता था टीचर्स का कि जो कंसेप्ट्स हैं बुक के उन्हें एक्सप्लेन किया जाए बेटरली और रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाए। बट हम जो पर्टिकुलरली मेथड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। वहाँ पर क्या होता है कि पर बच्चे के ऊपर जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, पहले उसे फोकस किया जाता है। और इसके लिए इसे फोकस करने के लिए हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स हैं, जैसे जो अलग अलग सेमेस्टर एग्जाम्स जो हम कंडक्ट कराते हैं। इसके साथ साथ इसमें यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं। जो सीसी पैटर्न चल रहा है कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके थ्रू जो बच्चों का रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे हम मार्कआउट करते हैं कि ये बच्चे के मार्क्स में कम आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे किसी बच्चे के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कम है तो वो बच्चा वीक रह गया होगा। हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर बच्चा कोई स्कोर कम कर रहा है दैट मीन्स उसे पर्टिकुलर किसी न किसी टॉपिक में कहीं इशू होगा। और अगर अपन मार्क्स कम से ये कंक्लूड कर लेते हैं कि बच्चा टाइम नहीं दे रहा है या प्रॉपर पढ़ नहीं रहा होगा इसलिए मार्क्स कम है, तो ये गलत होगा। भाई हो सकता है कि कई ऐसे कंसेप्ट्स हों, कई टॉपिक्स हों जो उसे क्लियर नहीं है, तो उनकी जो मार्कशीट्स होती हैं, जो आंसर शीट्स होती हैं, हम उसे डीपली एक बार एनालिसिस करते हैं और फिर चेक करते हैं कि किस बच्चे की क्या कमज़ोरी है। और पर्टिकुलर जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं या डाउट सेशंस होते हैं उन क्लासेस में हम उन कमज़ोरियों को दूर करते हैं। और डेफिनेटली फिर बच्चा जो अपनी कमज़ोरियों को दूर कर देता है तो वो एक बेटर रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर देता है। और जो कंटिन्यूसली जो एवेल्यूशन प्रोसेस हैं अब आगे धीरे धीरे एडवांस होती जा रही हैं। जो MCQs पैटर्न है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज़ जो आ गई हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करती हैं हमें बच्चों का एवेल्यूशन करने में। बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप शिक्षक हैं तो आप बच्चों पर कैसे फोकस करते हैं। हर एक बच्चे पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर टीचर्स घोल के तो नहीं पिलाएंगे। जैसे कि हमने अपने स्कूल में सुना था कि हम टीचर है भाई, हम आपको घोल के नहीं पिलाएंगे, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो सवाल मेरा आदित्य आपसे यही है, आप 12th के स्टूडेंट हैं, मैं आपका शायद स्ट्रीम है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे क्लियर करिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप इस वक्त तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या आपका टाइम टेबल है? किस प्रकार की आपकी तैयारियां की जा रही हैं? जी, मैं सुबह नियमित रूप से उठता हूँ। सुबह उठ के मैं अपना अध्ययन करता हूँ, क्योंकि जो सुबह की पढ़ाई होती है वो सबसे अच्छी होती है, इसलिए मैं सुबह उठ के पढ़ाई करना बहुत पसंद करता हूँ। उसके अलावा स्कूल और कोचिंग भी मैं जाता हूँ नियमित रूप से, जो मुझे सारे विषय पर ध्यान देने में मदद करता है, मेरा सारा विषय स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। स्कूल में मेरे नियमित रूप से सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, जिनसे मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं। और स्कूल टीचर्स मुझ पे ध्यान देते हैं, सारे बच्चों पे ध्यान देते हैं, जिनसे हम उन्हें एक बेहतर रिज़ल्ट दे पाएँ। और स्कूल कोचिंग में हमें और पढ़ाया जाता है, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए। बिल्कुल, और ये टाइम वैसे भी अब रिवीजन का ही है आदित्य। अब वो समय बचा नहीं है आपके पास कि आप हर एक सब्जेक्ट का हर एक चीज पन्ना पन्ना खोल कर देखें, बल्कि अब रिवीजन का टाइम है और छात्र इस वक्त उसी में ही जुटे हुए हैं। उत्कर्ष जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, बंसल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये बात सभी जानते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में बंसल ग्रुप लगातार काम भी कर रहा है, लेकिन आप इसके योगदान को किस तरह से देखते हैं सर? मैं बंसल ग्रुप को पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये देखा है और जो एनालिसिस किया है कि बंसल ग्रुप जो है वो रिमोट एरियाज़ को भी अब कवर अप कर रहा है। काफ़ी जगह पर एजुकेशंस के सेमिनार्स प्रोग्राम्स करते हैं और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर मतलब अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स को, जो स्कूल्स वगैरह हैं, ताकि वहाँ के बच्चे भी क्या करें कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, पहले क्या होता है जो रिमोट एरियाज़ थे वहाँ पर उतना टेक्निकल एजुकेशन का कुछ स्कोप समझ में नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पे उतना नॉलेज जो है पेरेंट्स को रहता नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में एक्चुअली वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पाती या उनके आसपास ऐसी कोई सोर्सेस नहीं है जहाँ से वो टेक्निकल एजुकेशन को हासिल कर सकें। बट बंसल ग्रुप जो है आज के टाइम बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि जो रिमोट एरियाज़ में जा के सेमिनार्स करते हैं और अलग अलग स्कूल्स को अप्रोच करते हैं और वहाँ पर जाके अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा बच्चों को बताया जाता है कि टेक्निकल एजुकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और किन तरीके से आप भाई इनका एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और बंसल्स जो ग्रुप है मतलब स्टार्टिंग में लगभग
2000 में जो इस्टेब्लिश हुआ है, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, और सब पढ़ें सब बढ़ें का लक्ष्य आपका है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। और इस फील्ड में आप एजुकेशन फील्ड में आपने 2000 में जो एंटर हुए थे, इसके बाद आप एजुकेशन से फार्मेसी, आपने अलग अलग ब्रांचेस डिवाइड करी, इंजीनियरिंग है आपकी, फार्मेसी ब्रांचेस है, मैनेजमेंट है, और काफ़ी अलग अलग एरियाज़ में आप आ गए हैं। और आप जैसे जैसे बढ़ते आ रहे हैं, आप अकेले नहीं बढ़ रहे हैं, आप सभी बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे हैं और सभी बच्चों को मौका दे रहे हैं बढ़ने का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए, और इसी का परिणाम है कि आज बंसल ग्रुप से निकला हुआ हर एक छात्र बहुत अच्छी पोस्ट पर भी है, एक अच्छी जॉब कर रहा है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि कम फीस में हर एक बच्चे तक शिक्षा की अलग पहुंच रही है, उस तक हर वर्ग एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ रहा है। ये हमेशा मोटो रहा है बंसल ग्रुप का, और दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, और आप जैसे शिक्षक का योगदान तो है ही। फिर चलिए आदित्य जी, आपसे मेरा सवाल है टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप बंसल ग्रुप की किन नीतियों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? जी, मेरे सीनियर्स भी बंसल कॉलेज में पढ़ते हैं और उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने मेरी मदद की है। मुझे काफ़ी सारे प्रश्न थे बंसल कॉलेज को लेके, तो उन्होंने मेरे सारे प्रश्न सुलझाते हुए बात बताई है कि बंसल कॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है, और टेक्निकल नॉलेज में बंसल ग्रुप बहुत आगे है, जो एक बच्चे को टेक के बारे में सारी जानकारी दे देता है। जैसा कि सर ने कहा कि बंसल ग्रुप पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उन्हें भी प्रेरित करता है पढ़ाई के लिए, जिससे जो पिछड़े वर्ग हैं वहाँ के बच्चे भी आज देश विदेश में हैं बंसल कॉलेज की वजह से। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। आदित्य, उत्कर्ष जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि वैसे तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में पहुंचे, हर वर्ग तक पहुंचे, ये तो कदम उठाए जा रहे हैं बंसल ग्रुप की ओर से, लेकिन और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके, कोई भी इससे वंचित ना रहे, इसके लिए और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? आप क्या राय देना चाहेंगे सर? जैसे मैंने आपको बताया कि बंसल ग्रुप मोर देन सफिशिएंट सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और जिन एरिया में फोकस करना चाहिए वो एग्जैक्टली उन एरियाज़ में फोकस कर रहे हैं, अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और जो सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं। बट मेरा एक मानना ये भी है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे कई बार पेरेंट्स भी इच्छुक होते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ये करना चाहता है और हम करवाने के इच्छुक हैं, बट वहाँ पर जो उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड प्रॉपर नहीं है, और उनके पास उतना इकोनॉमिकल सपोर्ट भी नहीं होता है। तो मैं बंसल ग्रुप, मैंने सुना है कि काफ़ी स्कॉलरशिप बेसिस पे और काफ़ी बच्चों को फ्री एजुकेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कई पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो मतलब उतने एजुकेटेड नहीं हैं, ना उनको इतना नॉलेज है। तो मैं ये बस इतना कहना चाहूँगा कि जो रिमोट एरियाज़, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बंसल ग्रुप वहाँ पर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाएँ। और मेन बात है स्कोप, क्योंकि जो स्कोप होता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बच्चे को पता हो कि ये करने के बाद मुझे किन फील्ड्स में जाना होगा। मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है कि 12th के एजुकेशन मतलब लेने के बाद स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं क्या, कि अब वो ऑलरेडी वो स्टेट ऐसी है कि बच्चा 10 फील्डों को सोचता है, और ये सोचता है कि मैं यहाँ भी चले जाऊँ, वहाँ भी चले जाऊँ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं रहती है एक्चुअली में कि भाई इस फील्ड के बाद मुझे कहाँ जाना है, या इस फील्ड को करने का मुझे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो बंसल के जो करियर काउंसलिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी बेटर हैं, बट जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसमें फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी बंसल मोर देन सफिशिएंट कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने रास्ते खोले हैं, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बिल्कुल, लेकिन बैकवर्ड एरिया में पहुंचे इसके लिए और भी जो प्रयास है वो निश्चित तौर पर आपने जो राय दी है उत्कर्ष जी, उस पर जरूर बंसल ग्रुप अमल करेगा और उन्हें आगे बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। आदित्य, अब मेरा सवाल आपसे है, देखिए एग्जाम के टाइम पर अगर खासतौर पर बात करें, आप पूरे ही सीजन में जब आप स्कूल जाते हैं, घर पर आते हैं, कोचिंग जाते हैं, यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी उतनी ही प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि आप अगर स्वस्थ होंगे तो फिर आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे। सवाल मेरा आपसे यह है कि आप इनके बीच में सामंजस्य कैसे बनाते हैं कि आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, आप अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान रख पाए? हमें बचपन से बताया गया है कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो मैं सुबह अपनी पढ़ाई के बाद मेडिटेट भी करता हूँ और नियमित रूप से व्यायाम भी करता हूँ, जो मुझे स्वस्थ रहने में मदद करता है। मैं खेल कूद में भी हूँ, जो मुझे मेरी फ़िज़िकल फिटनेस पर भी ध्यान देता हूँ, और मैं डेली स्पोर्ट्स जितना हो सकता है कम से कम मैं करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरी पढ़ाई में भी कुछ दिक्कत ना हो और मैं स्वस्थ भी रहूँ।
बिल्कुल उत्कर्ष जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर अगर हम खास तौर पर बात करें तो भले ही कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट हो, टेंशन उसे होती है, स्ट्रेस होता है कि पता नहीं कितने मार्क्स मैं अचीव कर पाऊंगा, मेरिट में आना है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर रहता है, और खास तौर पर अगर स्टूडेंट ब्रिलियंट है तो टीचर की तरफ से भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता ही है। तो ऐसे में बच्चों को इस स्ट्रेस से दूर करने के लिए आपके स्कूल की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, क्या कोशिशें होती हैं सर? जी, एक्चुअली एग्ज़ाम टाइम ऐसा टाइम है कि बच्चे क्या, सभी कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, सभी प्रेशर में रहते हैं, और क्योंकि सिलेबस हमारा जो रहता है, अब साल भर जो हमने सिलेबस पढ़ा हुआ है उसे हमें उस एक महीने में पूरा रिवीजन करके उस एग्ज़ाम में जो नॉलेज हमने गेन किया है वो उतारना है। और जाहिर सी बात है कि हमारा ह्यूमन माइंड है, रोबोट हम है नहीं, तो हमें जितना मैक्सिमम याद हम कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे लर्निंग में कभी कभी जब एग्ज़ाम्स पास में आते हैं तो बच्चे क्रैमिंग पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि हम ये याद कर लेते हैं बगैर इससे समझे कि इसमें टाइम सेव होगा, क्योंकि समझने में टाइम स्पेंड होता है। तो ये क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम जो आता है तो बच्चे उस टाइम कभी जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उन पर भी फोकस कर जाते हैं कि वो क्रैमिंग पे फोकस करते हैं बजाय कंसेप्ट रिवाइज करने के। मगर मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें उतना हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो आपने साल भर पढ़ा हुआ है एग्ज़ाम उसी के बेसिस पे है। और एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कितना क्रैम किया हुआ है। एग्ज़ाम्स का मतलब ये है कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं आपने उसका कितना नॉलेज गेन किया है। तो बेटर है कि जो एग्ज़ाम्स का टाइम रहता है तो उस टाइम आप बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का जो की होता है वो उसके कंसेप्ट होते हैं। और अगर आप कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आपने कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है तो आपको एग्जाम्स में तो दिक्कत नहीं जाती है। बट फिर भी क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन तो जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो ही जाता है जब प्रेशर पड़ता है। और टीचर्स का भी ऐसा एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दें, क्योंकि एक टीचर है वो जो साल भर से उन्हें देख रहा है, भाई साल भर से उन्हें पढ़ा रहा है, तो उन्हें बच्चों से कुछ उम्मीद रहती है कि नहीं ये बच्चा जो है आगे जाके बहुत अच्छा स्कोर करेगा और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। तो एक तरीके से आपसे प्रेशर कह लें या टीचर्स की एक्सपेक्टेशन कह लें कि टीचर बच्चों से बोलता है कि आपकी एबिलिटी है और आप कर सकते हैं। कई बार बच्चे जो हैं अपने आप को अंडर वैल्यू कर जाते हैं और यह हमसे नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स को बेस बना लेते हैं, और फिर लास्ट में ऐसा हो जाता है कि सर हो नहीं पाया, अब नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, साल में मेहनत कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स आपके एक ही बार आ रहे हैं, तो आप बेटर ये है कि आप कंसेप्ट्स पे ध्यान दें और जो भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें इग्नोर करते हुए मेन कंसेप्ट के बाद एक रिवीजन, क्योंकि एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल कंपलसरी है। अब कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो लास्ट एग्जाम्स चल रहे हैं जब तक कंटिन्यूसली लर्निंग का पोर्शन ही कंप्लीट करते जाते हैं और रिविजन्स को कई बार स्किप कर जाते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि जो रिविजन्स है ये आप किसी भी एग्जाम्स में चले, आप यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स में आप चले जाएं, आप कितना भी नॉलेज गेन कर लें, बट जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे जब तक वो नॉलेज आपको उतना काम नहीं आएगा। क्योंकि हमारे माइंड इतने क्वेश्चंस, इतना ज़्यादा टॉपिक्स को हम हमारे माइंड में इंक्लूड कर लेते हैं कि वो कई बार हमारे दिमाग से हो सकता है स्लिप हो जाते हैं या हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तब वो बाहर निकल जाते हैं। तो रिवीजन इज़ द की फॉर द सक्सेस। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे प्रॉपर शेड्यूलिंग में, भाई जैसे अभी एग्जाम्स में अगर आपके टाइम है तो आप संडे टू संडे आपका जो पूरा वीक का रिवीजन है वो कंप्लीट करिए, और एग्जाम्स टाइम में अब क्योंकि 24 आवर्स हैं आपको भी पता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाएं कि आपका जो रिवीजन है और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो प्रॉपरली कवर हो, और रिवीजन भी प्रॉपर प्रैक्टिस में करें। जैसे आजकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में पहले आपको ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं यूनिट वाइज की पर्टिकुलर यूनिट इतने मार्क्स कंटेन करता है, तो आप स्ट्रेटेजी बनाएं। बेसिकली क्या होता है कि बुक्स में आपकी काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं और इतना सारा जो नॉलेज है वो आप इकट्ठा पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप स्ट्रेटेजी बनाएं कि पर्टिकुलर जो यूनिट है वो किस चीज़ पर फोकस कर रही है। भाई कई जगह 1 मार्कर 2 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं उस सेक्शन में बच्चे लॉन्ग आंसर्स पे चले जाते हैं या बड़ी टेक्निक से बड़े क्वेश्चंस पे फोकस कर जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वेल प्लान तरीके से करें, और अगर इसी तरीके से आप रिविजन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार एग्जाम के समय ही ऐसा होता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट जब पढ़ के जाता है और जब वहाँ एग्जाम पेपर देखता है तो कहीं ना कहीं वो खुद टेंशन में आ जाता है और जो आता हुआ भी वो एग्जाम में भूल जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो उत्कर्ष जी ने कहा है उस बात पर प्लीज आप लोग जो भी स्टूडेंट इस वक्त देख रहे हैं ये प्रोग्राम, अमल जरूर करिएगा। रिविजन का टाइम है, रिविजन करिए, लेकिन एग्जाम देने जब जाएंगे तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ही जाइएगा। ये बात सही है कि जो अब तक आपने पढ़ा है और जो आपके स्कूल में एग्जाम होते थे उसी सिलेबस से ही निकलकर आपको क्वेश्चन आएंगे और उन्हीं का आंसर आपको देना है। आपके पास मैं आना चाहूंगी आदित्य, जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर टेंशन तो आपको भी हो रही होगी, आपकी फैमिली को भी हो रही होगी, तो आदित्य क्या करते हैं जब पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई से थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए आदित्य क्या करते हैं? खुद को मेंटली रिलैक्स करने के लिए आदित्य क्या करते हैं, ये जरा बताइए।
जी, मेरे को जब भी पढ़ाई के बीच में ब्रेक मिलता है तो मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। म्यूज़िक से आपका जो भी पढ़ाई का प्रेशर है वो काइंड ऑफ रिड्यूस हो जाता है, जिससे आप एक बेटर प्लान के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक पहले से प्लान बना के रखता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है आगे। मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक डेडलाइन बनाता हूँ कि इस समय तक मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है और उस डेडलाइन के हिसाब से मैं चलता हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे कभी ज़्यादा प्रेशर लगता है पढ़ाई करते समय, तब मैं मेडिटेट करना पसंद करता हूँ, जो मेरे मस्तिष्क को शांत करता है और मैं अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मेडिटेशन तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है आदित्य, एग्ज़ाम के लिए नहीं, सिर्फ छात्र के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको मेंटली रिलैक्स रहना है तो। मैं आपके पास आऊँगी उत्कर्ष जी। सोशल मीडिया जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर जिसकी मानी जाती है, ज़रा आप ये बताइए कि आप एजुकेशन के फील्ड में सोशल मीडिया को किस तरह से मानते हैं? आपके भी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते होंगे, तो आप उसे एक ताकत के रूप में देखते हैं या क्या मानते हैं सर आप इसे? देखिए, जैसे आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप फोकस इन पर पढ़ रहे हैं। भाई, आप जब उसे यूज़ कर रहे हैं, आप एजुकेशन के लिए मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बीच में पॉपअप्स या जो ऐड आते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और अब ये आपके कंट्रोलिंग पावर पर डिपेंड करता है कि आप अपना एजुकेशन फील्ड से हट के दूसरी चीज़ों में टाइम तो स्पेंड नहीं कर रहे हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि जब से इंटरनेट पर एजुकेशन टॉपिक्स और काफ़ी सारे टीचर्स अब ऑनलाइन भी आ चुके हैं जो बच्चों को अलग अलग क्लास देते हैं टॉपिक पर, तो ये काफ़ी बेटर भी है। इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं बट पॉजिटिव इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है कि आप फोकस किस पर कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जो इंटरनेट है वो आपको आजकल काफ़ी वास्ट एरिया प्रोवाइड करता है नॉलेज गेन करने के लिए, और जैसे कि आप बुक से जब पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर कोई टॉपिक जितना आपको दिया है उतना ही समझते हैं, बट जब आप इंटरनेट पर उसको सर्च करते हैं तो वो आपको एक 360 व्यू प्रोवाइड करता है। बाकी हमारे स्कूल्स में हम काफ़ी जो रेमेडियल क्लास रहते हैं तो बच्चे हमसे कई बार पूछते हैं कि सर ऑनलाइन ऐसा ये पढ़ाया गया है, इसमें कैसा करना चाहिए या क्या रहता है। तो कई बार ये इश्यूज़ हो जाते हैं कि जब ऑनलाइन बच्चा स्टडी करता है तो केवल जो टाइमिंग का जो इशू रहता है कि बच्चा काफ़ी टाइम तक वीडियोस देख रहा है, फिर एड्स आ रहे हैं तो उसके आइज़ में इशू हो जाता है। तो हम यही समझाते हैं मैक्सिमम जो पोर्शंस है, जो इनके डाउट सेशंस हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो हमारा मैनेजमेंट है स्कूल का ये काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहता है आफ्टर स्टडीज़, मतलब जब क्लासेस हो जाती हैं तो टीचर्स जब बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो वो उस पर फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। जब डिस्कशंस होते हैं तो वो उसको क्लियर करते हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि अब जो टीचर है वो हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो बच्चे जब ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो वो मतलब वेल प्लान तरीके से करें और अपने टॉपिक डिसाइड करें और उससे बाहर ना जाएं। देखिए, सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं, की डेटाज हैं और बहुत सारे जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है बच्चों को एजुकेशन को गेन करने के लिए, बट ये है कि आप उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। क्योंकि टीचर जैसा कि आपने कहा हर जगह नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें कि आपके बच्चा आखिर फ़ोन में कर क्या रहा है। आदित्य, आप हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? जी, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय मैं उसको एज अ एजुकेशनल पर्पस से देखता हूँ। मैं सोशल मीडिया इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं उस पर ज्ञान की प्राप्ति कर सकूँ। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज गेन करने का। आपको उसमें देश विदेश की जानकारी भी मिल जाती है, जैसे न्यूज़ के थ्रू। वहाँ पे कई सारे ऐसे पेजेस रहते हैं जो आपको डेली अपडेटेड रखते हैं, टैक्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल नॉलेज सब दे देते हैं वो। तो सोशल मीडिया हानिकारक भी है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ये आपकी सेल्फ कंट्रोल पे है कि आप कितना डिस्ट्रैक्ट होते हो और आप कितना खुद को कंट्रोल करके उसको एज अ बेनिफिट इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइड्स हैं वो आपको ही डिसाइड करने होंगे कि आप उसे कैसे पढ़ते हैं, उसे किस तरह से लेते हैं। उत्कर्ष जी, करियर काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके स्कूल में करियर काउंसलिंग कैसे होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब होती है और क्या कुछ प्रोसेस रहती है, सर ये बताइए ज़रा। जी, करियर काउंसलिंग के लिए जैसे अब आप बोल रहे हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जो पीटीएम मीटिंग्स होती हैं ये आफ्टर रिजल्ट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा सीसीए पैटर्न है, इन पैटर्न्स पे जो कंटिन्यूसली जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स आती जाती हैं तो हम उन पेरेंट्स को भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हैं, और इसको करेक्ट करने के लिए जितना हम हो सकता है हम स्कूल में पूरी हेल्प करते हैं इन्हें, और अलग अलग इनको फील्ड्स बताते हैं, बुक्स बताते हैं, इससे क्लियर हो और टॉपिक्स क्लियर करते हैं। बट क्या होता है कि कई बार
बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और घर में उसको पढ़ते नहीं हैं अच्छे से। तो हम पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए बुलाते हैं और आफ्टर रिजल्ट पीटीएम्स तो होती हैं, तो वहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि आपके इश्यूज़ कहाँ पर हैं। बात की जाए अगर करियर काउंसलिंग की, तो करियर काउंसलिंग में अलग अलग फील्ड्स के बाहर से जो काउंसलर्स हैं हम उन्हें बुलाते हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग फील्ड पता चल पाए कि भाई एजुकेशन में आप और क्या क्या आगे कर सकते हैं। और केवल एजुकेशन ही नहीं, अलग अलग जो फील्ड्स हैं उसमें हमारा स्कूल कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है। इसके पहले अभी कंटिन्यूसली जो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी उसमें मध्य प्रदेश की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे बच्चे अलग अलग जगह पे, जैसे बेंगलोर हो गया, पंजाब हो गया, और डिफरेंट गेम्स में नेशनल लेवल पे बच्चे जो हमें आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके लिए अलग अलग हम करियर काउंसलर्स बुलाते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, अलग एक्टिविटीज़ रिलेटेड हो गया, या साइंटिफिक रिलेटेड अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग काउंसलर्स जो आते हैं और बच्चों से डिस्कशन करते हैं। और इनके साथ साथ जो अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे स्पिक मके जो इंस्टीट्यूशन है, संगीत नाटक अकेडमी, ये अलग अलग फील्ड्स के, भाई म्यूज़िक हो गया, इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंटिस्ट होते हैं, इन पे जो अलग अलग आते हैं, इनके थ्रू बच्चों से इनका इंटरेक्शन होता है। तो ये बच्चों को बताते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ और भी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप नाम कमा सकते हैं, और आप अलग अलग फील्ड्स में जाएं तो और ज़्यादा बेटर होगा। आपकी जो चॉइस है भाई, आप जिसमें आपका जैसे इंटरेस्ट है, आप उस पर अगर फोकस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट फील्ड है, आप हर जगह आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन काफ़ी ग्रो हो रहा है और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं केवल मेडिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के। बट आपकी जो चॉइस है भाई, आपका जो इंटरेस्ट है, आप, मेरा कहना यह है कि आप अपने इंटरेस्ट पर फोकस करें, क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं तो आपका डेवलपमेंट काफ़ी बेटर होता है। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूँगी आदित्य, क्योंकि कार्यक्रम अब खत्म करने का समय हो गया है, लेकिन आप जो इस वक्त सारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं जो अभी 12th में हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया ज़रूरी है नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि यह जो समय है, अब 2 महीने आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। 2 महीने आपको पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई को देना है, तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। बिल्कुल, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े कि इतना अच्छा बहुमूल्य कीमती समय हमारे पास था और उसे हमने बिल्कुल गवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष जी। इसके साथ ही आदित्य, आपका भी बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल लक्ष्य में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।